हेलो डियर। तो हमने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मतलब कि दो टाइप्स उसके जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िक्स विद रियान फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को हम जो कि तीसरा पार्ट है इसका, एक हम बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्कस किया था और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसका एक तीसरा पार्ट्स भी है जो कि ना तो डिराइव्ड है और ना ही बेसिक है। तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं उसका तीसरा पार्ट को। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये है इसका तीसरा टाइप्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम अब स्टडी करेंगे। हमने बेसिक का और डिराइव्ड क्वांटिटीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को स्टडी नहीं किया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ना तो बेसिक क्वांटिटीज हैं और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटी है। इट इज नॉट बेसिक, इट इज नॉट बेसिक को हम फंडामेंटल भी कहते हैं। इट इज नॉट फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड, ना ही डिराइव्ड है। ये ना तो बेसिक में आते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं, और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज में आते हैं। ये एक तीसरा टाइप है जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ये टोटली डिफरेंट है। आज तक हम ये फैसला ना कर सके कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिक हैं या फिर डिराइव्ड हैं। नहीं, ये ना तो बेसिक है और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये क्या है? ये प्योरली ज्योमेट्रिक है, प्योरली ज्योमेट्रिक। इट इज प्योरली ज्योमेट्रिक। ये प्योरली ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नाम देते हैं, क्योंकि प्योरली ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ना ये बेसिक है और ना ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इसके दो टाइप्स है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो दो टाइप्स इसके क्या हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप्स है इसका प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को पहले हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद है इसका सॉलिड एंगल, और फिर सॉलिड एंगल को हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, ये हम अब स्टडी करेंगे। अच्छा, तो हमने ये क्या डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये प्योरली ज्योमेट्रिक है, मतलब कि ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है। ये ज्योमेट्री पर इन्हिसार करती है कि किस तरह ज्योमेट्री है, तो उस पर ये डिपेंडेंट है। और ये तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। तो हम पहले प्लेन एंगल को स्टडी करते हैं कि प्लेन एंगल क्या है और क्या नहीं। चलो प्लेन एंगल को शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल देखिए, डिफिनेशन पहले कर देते हैं। द एंगल subtended, the angle subtended by the arc length of a circle, the angle subtended by the arc length of a circle, the angle subtended by the arc length of a circle by the arc length at the center of a circle। देखिए इसका क्या मीनिंग है, इट्स कॉल्ड प्लेन एंगल। इसकी मीनिंग क्या है, हम इसको
वो एंगल जो बन जाए, किधर बन जाए, आर्क लेंथ के साथ, आर्क लेंथ के साथ, ज्योमेट्री के लिए भी समझाऊंगा, जो आर्क लेंथ के साथ बन जाए ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में बन जाए एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर पर। देखें क्या मीनिंग है इसकी, कि आर्क लेंथ किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ये सेंटर, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं और इसको बी, ये ए बी, ये क्या है, एंगल है, ये सेंटर है। देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, इधर से लेकर इस डिस्टेंस को हम आर्क लेंथ का नाम देते हैं, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो कि हम एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। अच्छा ये हुआ आर्क लेंथ, वो एंगल जो आर्क लेंथ के साथ बन जाए एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर पर जो एंगल बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। इट इज, इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन किस, क्या चीज है, थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एंगल जो बन जाए, किधर बन जाए, आर्क लेंथ के साथ, आर्क लेंथ के साथ बन जाए एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल की बात इसलिए करो क्योंकि प्लेन एंगल 2D में होता है, प्लेन एंगल इज 2D एंगल, प्लेन एंगल इज 2 डायमेंशनल एंगल, ये 2D में होता है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें प्लेन एंगल क्या है। अच्छा ये मैंने क्या किया था, डायग्राम पे से ड्रा कर देता हूं, सेंटर, देखें इसको मैं बी, इसको ए, इस पूरे को क्या नाम दूंगा, एस, क्योंकि ये आर्क लेंथ है और ये थीटा है, ठीक है। तो इसमें कुछ डिपेंडेंसी है, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ एस, ये डायरेक्टली रिलेटेड है रेडियस पर, किस चीज पर, रेडियस पर, लेकिन इसमें थीटा जो है, प्लेन एंगल, ये कांस्टेंट होगा, व्हेन कांस्टेंट। देखें आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एफ द प्लेन एंगल इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूं तो आर्क लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा इसके साथ, और प्लेन एंगल इस सारे सिस्टम में कांस्टेंट होगा। किस तरह, देखें अगर मैं एक सर्कल में थोड़ा सा नीचे ड्रा कर देता हूं, देखें अगर मैं एक सर्कल को ड्रा कर देता हूं, ये सेंटर है उसकी, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया ए पॉइंट, ये है एस डिस्टेंस, ये एस, इसको मैं एस का नाम दे देता हूं एस, और ये थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा तो देखिए अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूं, रेडियस को बढ़ाए, रेडियस पहले आर है, ये आर है रेडियस को बढ़ाए, मैंने बढ़ा दी इसको, रेडियस को बढ़ा दिया। देखें अब आर्क लेंथ को देखें, इधर से इधर तक एस, जब मैंने रेडियस को बढ़ा दिया, पहले ये था अब ये है, पहले ये था अब ये है, जिस तरह मैंने रेडियस को बढ़ाया आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो गया, आर्क लेंथ पहले इतना था अब इतना है, तो रेडियस के बढ़ाने से आर्क लेंथ इंक्रीज होता है, इसका मतलब, लेकिन इसमें थीटा कांस्टेंट है, वही थीटा है, सेम थीटा है, लेकिन आर रेडियस के बढ़ाने से आर्क लेंथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। इधर देख ले, रेडियस मैंने बढ़ा दिया तो आर्क लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन थीटा प्लेन एंगल वही सेम है। पहला ये इक्वेशन है, तो दूसरा देखते हैं अभी, वो भी डायग्रामेटिकली हम
समझते कि क्या है। देखें, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा प्लेन एंगल while the radius is constant, while the radius is constant। इसका मतलब ये है जब मैं प्लेन एंगल को इंक्रीज करूंगा तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा और रेडियस इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखें डायग्रामेटिकली, देखें ये है, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 1, ये है एस, ये है एस, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। जब मैंने थीटा को इंक्रीज किया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, ये क्या हो गया थीटा, इधर से इधर थीटा 2, थीटा 2 को मैंने इंक्रीज किया, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज ग्रेटर, थीटा 2 इज ग्रेटर। जब मैंने थीटा को इंक्रीज किया तो देखें पहले S1 था ए बी के दरमियान, अब क्या है S2 ए सी के दरमियान, S2, देन S2 विल बी ग्रेटर देन S1। क्या हुआ, लेकिन इस सारे सिस्टम में रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी R है, सर्कल में घूम रहा है तो रेडियस वही है। रेडियस को मैंने कांस्टेंट किया रखा है और इसके साथ साथ जब मैंने प्लेन एंगल को चेंज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो इसके साथ साथ आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो गया, S1 से S2 में चला गया। थीटा 1 जब मैंने थीटा 2 में चेंज किया, इंक्रीज किया, तो S1 भी इंक्रीज हो गया, S2 में चला गया। इसका मतलब ये है, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, कंबाइन करें इन दोनों इक्वेशन को, कंबाइन करें, देखिए कंबाइन करें इन दोनों इक्वेशन को, चलो कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करें। S is directly proportional to R, S is directly proportional to theta, दोनों को कंबाइन करें, कंपेयरिंग करें, S is directly proportional to R theta, S is directly proportional to R theta। इसका है क्या मतलब है, जब मैं इक्विलिटी में चेंज करूं तो कोई कांस्टेंट होगा K R theta, लेकिन एक्सपेरिमेंटल से K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 1 है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आप खुद नहीं डाल सकते, ये एक्सपेरिमेंट से जितनी भी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, ये आप खुद नहीं लगा सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली है। S इज इक्वल टू, अगर 1 मैं इधर पुट कर दूं तो R थीटा, R थीटा। S क्या है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है, R क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल है। अच्छा देखें, देखें अगर मैं प्लेन एंगल को निकालना चाहूं तो दोनों साइड को डिवाइड, बोथ साइड बाय R के साथ डिवाइड कर दे, S डिवाइड बाय R थीटा डिवाइड बाय R, ये कैंसल आउट, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे और ये थीटा इधर रह जाएगा, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R, ये प्लेन एंगल का इक्वेशन है। पहले मैंने प्लेन एंगल को किस तरह डिफाइन किया हुआ था, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। लेकिन मैथमेटिकली इसकी डिफिनेशन किस तरह कर सकता हूं, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेशियो ऑफ arc length to the radius of a circle, radius of that circle, radius of that circle, the circle, that circle, the circle, the ratio of arc length to the radius of a circle is called plane angle। इसकी डिफिनेशन ये भी मैथमेटिकली कर सकता हूं, लेकिन वो थ्योरेटिकल था। अच्छा अब हम ये तो हमें पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर एक क्वांटिटी का कुछ, मतलब कि क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो इसकी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं।
देखें, देखें यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, देखें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसकी क्या यूनिट है? रेडियन। रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन है। तो रेडियन की डिफिनीशन, 1 रेडियन की डिफिनीशन क्या होगा? 1 रेडियन। देखें आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। एफ आर्क लेंथ, आई मीन एस, एफ आर्क लेंथ is equal to the radius of a circle, then the plane angle कितना होगा? will be 1 रेडियन। इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एस है, ये आर है। जब आर्क लेंथ बराबर हो जाएगा, आर्क लेंथ एस बराबर हो जाएगा टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल के बराबर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर, देन द प्लेन एंगल विल बी 1 रेडियन। देखे इसका मतलब क्या है? जब आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस के बराबर हो जाए, रेडियस ये आपस में बराबर हो जाए, ये डिस्टेंस बराबर हो जाए एस डिस्टेंस के रेडियस के, या एस डिस्टेंस के रेडियस के, तो एंगल मेरे पास कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो इधर एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। ठीक है, कितना होगा? 1 रेडियन होगा। If arc length is equal to the radius of a circle, जब arc length r के बराबर हो जाए या आपस में बराबर हो जाए, then the angle will be, plane angle will be 1 रेडियन। कितना होगा? 1 रेडियन। अगर हम इस तरह एग्जांपल ले दें, अगर इस मेरे पास एग्जांपल के तौर पर, अगर इस मेरे पास एस जो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, और आर जो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, तो थीटा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एस की जगह 20 सेंटीमीटर, आर की जगह 20 सेंटीमीटर, कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। कितना आ जाएगा? 1 रेडियन। ये कितना होगा? 1 रेडियन कहलाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये है। आगे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा टोटल होल फॉर्मूले को लिख लेते हैं। देखें, थीटा प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस इनटू रेडियन। ये होल है, होल फॉर्मूला। देखें, होल फॉर्मूले में ये क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देगा। ये क्या है? ये यूनिट है या फिर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये क्या है? स्टैंडर्ड। लेकिन हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड की डिफिनीशन में, हमने क्या पढ़ा है? मैग्नीट्यूड अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको हम मैग्नीट्यूड। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है, नंबर विथ प्रॉपर यूनिट भी इसके साथ है, क्योंकि नंबर होगा थीटा
इज इक्वल टू, सपोज इसकी जगह मैं 20 लिखता हूं, 20 रेडियन, रेडियन अपनी जगह, रेडियन अपनी जगह, तो ये होल क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, मैग्नीट्यूड हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी यूनिट है। यूनिट इसका मतलब क्या है, देखें, अगर जिस तरह हम इसकी एग्जांपल की जगह मास का ले लें, अगर हम मास 10 kg रख ले, 10 kg का मतलब है 10 इंटू 1 kg। 1 kg मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड है। 1 kg मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 kg मेरे पास स्टैंडर्ड है, यूनिट है। अच्छा, अगर 1 स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसके साथ 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब ये है 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड, 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड, 10 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है। अच्छा देखिए, अब हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं जो कि हम सरकम्पेरेंस कहलाता है, सरकम्पेरेंस। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सरकम्पेरेंस क्या है, मैक्सिमम आर्क लेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम आर्क लेंथ इज कॉल्ड सरकम्पेरेंस, सरकम्पेरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकम्पेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए, सरकम्पेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना हो सकता है, सरकम्पेरेंस होल, जिस तरह इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, इस होल को, सारे को हम क्या कहते हैं, सरकम्पेरेंस कहते हैं। सरकम्पेरेंस इधर से लेकर वापस वही पॉइंट तक आना सरकम्पेरेंस कहलाते हैं। पहले एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, इस तरह ले देते हैं, इसको एस कहते हैं, एस कहते थे बिल्कुल। लेकिन जब ये इधर ना रुके, इधर से जाए 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 सीधा वापस आ जाए, मैक्सिमम एस हो जाएगा, मैक्सिमम एस, मैक्सिमम आर्क लेंथ। द मैक्सिमम आर्क लेंथ इज कॉल्ड मैक्सिमम आर्क लेंथ, मैक्सिमम आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज कॉल्ड सरकम्पेरेंस, हम कहते हैं सरकम्पेरेंस, SCF, सरकम्पेरेंस। तो ये सरकम्पेरेंस किस चीज के बराबर होगा, सरकम्पेरेंस किस चीज के बराबर होगा, देखें, सरकम्पेरेंस is equal to 2 pi r. R is the radius of circle, 2 pi is a constant, r is the radius of a circle. अगर कोई सर्कल है तो कोई हमसे पूछता है कि इसकी सरकम्पेरेंस कितनी है, होल ये कितनी है, तो आपने इसकी रेडियस लेना है। रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, उसको लेना है 2 पाई। 2 पाई के साथ पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 6.28, इसकी वैल्यू हो जाएगा। देखिए, ये है रेडियस, रेडियस को लेके हमने 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो सरकम्पेरेंस हमें देगा, वो सरकम्पेरेंस हमें देगा। अच्छा, सरकम्पेरेंस के लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, देखें अच्छा सा, सरकम्पेरेंस इज इक्वल टू, पाई को छोड़ दे, पाई को छोड़ दे, 2r को आपस में ब्रैकेट में बंद कर दे, 2r का क्या मतलब है, एक r तो इधर तक हो गया, दूसरा इधर से इधर तक, एक r ये, एक r ये, तो कितना हो गया 2r। तो 2r को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। अच्छा, डायमीटर है ना टोटल, ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर को इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर सरकम्पेरेंस इज इक्वल टू, अगर डायमीटर हमें गिवन है तो इसकी जगह d, पाई d। अगर डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर को डायरेक्टली 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो सरकम्पेरेंस आपके पास आ जाएगा, आपके पास सरकम्पेरेंस आ जाएगा। या 2 पाई r का r को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, r को, रेडियस को, अगर रेडियस उधर क्यूज में गिवन है तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके सरकम्पेरेंस आ जाएगा। या फिर क्या करें, 2r को, 2r की जगह डायमीटर, अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को पाई के साथ 2r, 1r ये है, एक r ये है, 2r, ये सारे को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
2r मैंने इधर लिख लिया, पाई इधर छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस के फॉर्मूले हो गए। सरकमफेरेंस इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है एक सर्कल, मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, अब हम ये स्टडी करेंगे। एंगल सबटेंडेड, मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, देखें देखें देखें, हमने पढ़ा सरकमपेरियंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने ये भी पढ़ा कि होल इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस को हम सरकमपेरेंस कहते हैं। यहां पे डिफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम आर्क लेंथ को हम सरकमपेरेंस पढ़ते हैं, मैक्सिमम, एस मैक्सिमम। इसका मतलब ये है सरकमपेरेंस को हम एस आर्क लेंथ मैक्सिमम भी कहते हैं, आर्क लेंथ मैक्सिमम भी कहते हैं। देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम अगर 2 पाई जो कि इस तरह देखें, सरकमपेरेंस 2 पाई आर है, इस सरकमपेरेंस होल मैक्सिमम, होल जो आर्क लेंथ है, टोटल आर्क लेंथ, मैक्सिमम आर्क लेंथ जितना है उसको हम सरकमपेरेंस भी कह सकते हैं, इसको हम सरकमपेरेंस कह सकते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या है मेरे पास, देखिए आप, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, एस डिवाइड बाय आर, हमने ये पढ़ा ना, एस डिवाइड बाय आर। देखें अब इसकी जगह मैं क्या पुट सकता, एक्स अगर मैक्सिमम हो जाए, एस अगर मैक्सिमम हो जाए तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, सरकमपेरेंस, सरकमपेरेंस डिवाइड बाय आर, सरकमपेरेंस डिवाइड बाय आर, सरकमपेरेंस, इसकी जगह मैंने सरकमपेरेंस को पुट कर दिया, सरकमपेरेंस। तो सरकमपेरेंस का हमें पता है जो बराबर है 2 पाई आर, किस चीज के, 2 पाई आर। तो सरकमपेरेंस की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पाई आर, 2 पाई आर पुट कर दिया और आर अपनी जगह, ये आर एस आर के साथ कैंसिल, तो थीटा किस चीज के बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया, 2 पाई रेडियन, 2 पाई किस चीज के बराबर है, 6। अगर पाई की जगह मैं 3.14, पाई की जगह 3.14 पुट कर दूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 6.28 रेडियन। एक सर्कल मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, 6.28, 6 मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड by the circle is 6.28 रेडियन। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इट इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, सॉरी इसमें तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करती, ये सारी चीजों पर ये डिपेंड नहीं करती, चीजों पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ इतना है। अगर मैं कहूं एक ये रेडियस, एक ये सर्कल है, अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहूं एक छोटा सा सर्कल है मेरे पास, छोटा सा ये वाला, अगर मैं कहूं एक बड़ा सा सर्कल है, तो इन दोनों में प्लेन एंगल कितना होगा, टोटल प्लेन एंगल, मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना होगा, तो इसमें भी 6.28 रेडियन होगा, इसमें भी 6.28 रेडियन होगा, दोनों में 6.28 रेडियन होंगे। अगर मैं कहूं एमसीक्यूज आपको दे दूं कि हाँ, if the initial radius is 2 centimeter, initial radius is 2 centimeter and the angle subtended is 6.28, if the radius is changes from 2 centimeter to 6 centimeter, then what would be the plane angle? स्टेटमेंट को देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, एरिया, डायमीटर, ये किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करती, तो अगर रेडियस 2 से 6 में चेंज हो गया तो प्लेन एंगल हमेशा सेम रहेगा, वही ही रहेगा 6.28। इसमें एंगल वो जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड रेडियस पे नहीं करती, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, ना एरिया पे डिपेंड करती है, इसमें एरिया ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें डायमीटर ज्यादा है, इसमें डायमीटर कम है, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करती। देखें, ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती, ना रेडियस पर डिपेंड करती, ना एरिया पर डिपेंड करती, और ना ही, और इसके साथ साथ हम अगर
सरकमपेरियंस ये सरकमपेरियंस ये सरकमपेरियंस पे भी डिपेंड नहीं करती, सरकमपेरियंस पर भी डिपेंड नहीं करती। अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह बनाए जा सकते हैं? जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई एक रेडियस है, एक एंगल सबटेंडेड, इफ द एंगल सबटेंडेड of a circle if angle subtended having a radius of 2 centimeter is 6.28, if the radius changes from 2 centimeter to 6 centimeter, then what would be the plane angle? Plane angle हमेशा ही सेम रहेगा, प्लेन एंगल हमेशा ही हर एक सर्कल में सेम रहेगा। कितना रहेगा? 6.28 रहेगा। अच्छा, ये हो गया। ये था एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट याद रखें। देखें, सरकमपेरियंस बराबर है 2 पाई आर। सरकमपेरियंस बराबर है 2r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डायमीटर लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड को डायमीटर पर डिवाइड कर दूं तो ये डायमीटर के साथ कैंसिल, पाई इधर रह जाएगा। पाई इज इक्वल टू 6 सरकमपेरियंस डिवाइड बाय डायमीटर। पाई की डेफिनेशन क्या हो गई? द रेशो ऑफ सरकमपेरियंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड पाई। इसकी क्या पाई आ जाएगी। The ratio of circumference of a circle to the diameter of that circle is called pi. इसको हम क्या कहते हैं? Is called pi. इसको हम पाई कहते हैं। अच्छा, एक था हमने स्टैंडर्ड यूनिट को भी हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? रेडियन है। लेकिन रेडियन के साथ साथ और भी यूनिट्स होती हैं। जिस तरह मास की और यूनिट किलोग्राम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन ग्राम में हम कहते हैं ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। इसी तरह रेडियन की स्टैंडर्ड यूनिट, प्लेन एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? रेडियन। और इसकी और भी यूनिट्स होंगे, जिस तरह डिग्री, रेवोल्यूशन, मिनट और सेकंड, ये छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं। लेकिन डिग्री और रेवोल्यूशन, मिनट, सेकंड, ये हम सब इधर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, डिग्री को पहले, डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और डिग्री जो है ये प्लेन एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। डिग्री इट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। प्लेन एंगल, ये स्टैंडर्ड यूनिट प्लेन एंगल की नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपके साथ एक सर्कल है, इसका मतलब ये है, देखिए, इसका मतलब ये है, अगर कोई आपके साथ एक सर्कल है आपके पास, देखें, अगर आप 360 में डिवाइड कर दे, 360 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 360 पार्ट्स में डिवाइड कर, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 360 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट के साथ, अगर ये पार्ट है तो एक पार्ट के साथ जो एंगल बनता है उस प्लेन एंगल को 1 डिग्री कहलाएंगे हम। अगर 360 पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड किया जाए, 360 पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड किया जाए, और एक पार्ट के साथ जो एंगल बनता है वो कितना, क्या होगा? 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। इसका मतलब ये है 1 डिग्री इज इक्वल, इसका मतलब ये है, देखिए, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, हम कहें 1 डिग्री 360 डिग्री इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए,
इस सारे को हम 360 कहते हैं। 360 एंगल कहते हैं ना। एक सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360। देखें देखें, अगर हम ड्रा कर लें, ये कितना हो गया? ये 90। ये कितना हो गया टोटल? 180। ये कितना हो गया टोटल इधर से इधर तक? 270। इधर तक 360। 360 हो गए। देखें तो 360 टोटल कितने हैं? सरकमफेरेंस के बराबर है। सरकमफेरेंस कहते हैं होल, होल को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये 360 हो गया। अच्छा देखें 360 ये हो गया। देखें तो अगर मैं इधर 1 डिग्री बनाना चाहूँ तो 360 पर इस साइड पर डिवाइड करूंगा, 360 को इस साइड पर डिवाइड करूंगा। 360 360। अच्छा इधर 1 रेडियन रह जाएगा। 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 360 circumference of a circle। circumference of a circle ये 1 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 1 डिग्री है। ये कितना है? 1 डिग्री। अच्छा आपको पता है एंगल ऑफ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 360। एंगल ऑफ सरकमफेरेंस कितना है? 360। जो टोटल है, अभी मैंने इधर डायग्राम ड्रा किया था, 360 के बराबर है सरकमफेरेंस का। और ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। ये क्या हमें पता है? ये भी हमें पता है। ये हमें पता है। क्या पता है? देखें एंगल ऑफ सरकमफेरेंस क्या है? एंगल ऑफ सरकमफेरेंस क्या है मेरे पास? 2 पाई रेडियन। ये 2 पाई रेडियन के भी बराबर है। 2 पाई रेडियन, पाई अगर 180 लिया जाए ना तो वही 360 आता है। वही 360 अगर पाई 3.14 लिया जाए तो 6.8 रेडियन आता है। तो वही है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर कर दे आपस में, कंपेयर कर दे आपस में। एंगल ऑफ सरकमफेरेंस 360 डिग्री, एंगल ऑफ सरकमफेरेंस 2 पाई रेडियन, आपस में कंपेयर कर दे। कंपेयर करने के बाद 2 पाई रेडियन क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन मेरे पास बराबर हो जाएगा 360 के। ये याद रखना। अब हम इसको एलिबोरेट करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि क्या है। देखें 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने बताया ना। अच्छा तो इसमें क्या है? अब हम 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करेंगे और इसके साथ साथ इसकी इंटर कन्वर्जन की फार्मूला, और 1 डिग्री की फार्मूला मालूम करेंगे और इसके साथ साथ इसकी इंटर कन्वर्जन। देखें किस तरह फाइंड करेंगे। देखें क्या होगा अगर हम 1 रेडियन की पहले मालूम करेंगे तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। इस साइड पे 2 पाई को डिवाइड कर दे, इस साइड को 2 पाई पे डिवाइड कर दे तो 2 पाई कैंसल, 1 रेडियन इधर रह जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किस चीज के बराबर हो जाएगा? अगर ये हम डिवाइड कर दे तो इससे 57 डिग्री आ जाता है। 57 डिग्री आ जाता है। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। 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 ये इसके बराबर आ जाता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये 1 रेडियन के लिए फॉर्मूला हो गया। इंटर कन्वर्जन के लिए, फॉर इंटर कन्वर्जन देखें, कन्वर्जन का मतलब ये है अगर हमें 10 रेडियन बताया जाए तो अगर 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू हमें डिग्री में चाहिए, 10 रेडियन की वैल्यू हमें डिग्री में चाहिए, एमसीक्यूज दिया है तो हम 10 इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इस साइड पे। तो इसकी आसानी के लिए हम n को पुट करते हैं। n 1 रेडियन, n 57 डिग्री। समझ आए? अगर 10 इधर है तो 10 इधर भी है। अगर 20 चाहिए, 20 रेडियन से 20 रेडियन आपको डिग्री में चाहिए तो 20 इस साइड पे मल्टीप्लाई करो, ये 20 इस साइड पर। ये इसके लिए फार्मूला हो गया। अगर एमसीक्यूज हमें दे दिया जाए कि 20 रेडियन को हमने क्या करना है? डिग्री में बताना है कि कितने 20 रेडियन किसके बराबर होता है डिग्री में।
तो आपने 20 इस साइड को मल्टीप्लाई करना है, 20 इस साइड को, सिंपली आ जाएगा। अगर 2 रेडियन दिया है तो 2 इस साइड को, 114 डिग्री, 114 डिग्री, जो कि एमसीक्यूज आई हुई है, जो कि एमसीक्यूज आई हुई है इसमें। अच्छा, तो 1 रेडियन अगर हमें इंटर कन्वर्जन के लिए चाहिए तो इस तरह आएगा। अच्छा, इसके बरक्स जो हम डिग्री की वैल्यू मालूम करेंगे। अब डिग्री की वैल्यू क्या है, इसके लिए थोड़ा सा मिटाना होगा मुझे। चलो ये मिटा देता हूँ। देखें देखें 1 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 1 डिग्री की वैल्यू। देखें 2 पाई, अगर हम 360 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, इस साइड पे और इस साइड पे 360 को डिवाइड कर दें, 2 पाई बाई 360 रेडियन, इस साइड पे 360 कैंसल आउट। तो इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, तो देख लें। कैलकुलेशन करने के बाद आपको इधर 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री मेरे पास आ जाएगा 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री में इतने रेडियन आ जाएंगे, 1 डिग्री में इतने रेडियन 0.0175 रेडियन इसमें आ जाएंगे, रेडियन इसमें आ जाएंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें 2 पाई को हम 360 पर डिवाइड कर दे तो 1 डिग्री, इस साइड को 1 डिग्री आ जाएगा, इस साइड से 0.017। इंटर कन्वर्जन, फॉर इंटर कन्वर्जन देखें, इंटर कन्वर्जन के लिए क्या होगा, इंटर कन्वर्जन हम n इस साइड को 1 डिग्री, n दूसरी साइड को 0.0175 रेडियन, ये आ गया। देखिए अगर 1 को, अगर मुझे डिग्री में दिया हुआ है कि 20 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 20 डिग्री कितने रेडियन, पहले क्या था, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन था, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। 20 डिग्री, 20 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, 20 इस साइड पे, 20 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20 रेडियन आ जाएगा आसानी के साथ। ये है इसकी इंटर कन्वर्जन। ये क्या है, इंटर कन्वर्जन के लिए ये है। अब हमने डिग्री को जिक्र कर लिया, डिग्री को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया, तो क्या करना है अभी, तो अभी डिग्री जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमने स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम डिग्री से रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि रेवोल्यूशन में क्या है, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। रेवोल्यूशन भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट एक होती है जो कि प्लेन एंगल के लिए क्या है, रेडियन है। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन चक्कर, एक पूरी चक्कर, सर का चक्कर नहीं है, पूरे चक्कर को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। ये भी स्टैंडर्ड यूनिट, नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, प्लेन एंगल के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो हम इस पर मतलब 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर हमने पहले ही बताया हुआ है, इसका कंपेरेंस किस चीज के बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर होता है। लेकिन टोटल एंगल इसमें कितना होता है, 180 होता है। 180 किस चीज के बराबर होता है, 2 पाई। पाई क्या है, सॉरी पाई जो 180 की नहीं, सॉरी पूरी चक्कर में 360 के बराबर होता है, पूरी चक्कर में 360 के बराबर होता है। किस तरह होता है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। ये 90 हो गया, इधर तक 90, इधर 180 हो जाता है, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक 270 बन जाता है, और इधर से पूरे चक्कर को 360, 90 एडिशन होता है, 360 होता है इसमें। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 360 आता है, तो 1 रिवॉल्यूशन पूरे चक्कर में कितने आएगा, 360 आएगा। लेकिन वो तो डिग्री में है, हमने रेडियन में फाइंड करना, रेडियन में 2 पाई रेडियन। पाई की किस चीज के बराबर है, 180 के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। किस चीज, 2 पाई अगर मैं पाई की जगह 180 को पुट कर दूं तो 360 डिग्री आएगा। लेकिन मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में, तो इधर मैं क्या पुट करूंगा, 3.14। तो देखें मेरा मतलब ये है, तो मतलब ये है कि 1 रेवोल्यूशन किस चीज के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन। हमने रेडियन के साथ इसकी क्या करनी है, कंपैरिजन करनी, क्योंकि रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट है, रेडियन। ठीक है, तो
तो ये हो गया इसकी क्या फॉर्मूला, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर एंटर कन्वर्जन के लिए एंटर कन्वर्जन के लिए क्या होगा, n 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू n 2 पाई रेडियन। देखें अगर 20 रेवोल्यूशन मुझे दी गए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि रेडियन में कितने होंगे, तो 20 को डायरेक्टली आपने 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा। अगर 20 की चाहिए तो 20 इधर कितने बन जाएंगे, 40 पाई, 45 इधर से आ जाएगा। पाई के साथ अगर 40 को मल्टीप्लाई किया जाए तो तकरीबन 130 तक आएगा। यस 130 तक आएगा। तो क्या होगा, ये इसके लिए एंटर कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है। तो एंटर कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला इसमें हो गया। तो 1 रेडियन इसमें क्या होगा, 1 रेडियन की वैल्यू हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देखें 2 पाई रेडियन, इस साइड को 2 पाई पे डिवाइड कर दे, इस साइड को 2 पाई पे डिवाइड कर दे। 2 पाई कैंसिल, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या आएगा 1 रेडियन आ जाएगा। 1 रेडियन किस चीज के बराबर है, देख ले, 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई। 1 रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 2 पाई अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इसके लिए 0.159 रेवोल्यूशन आ जाएगा। 1 रेडियन में इतने रेवोल्यूशन होते हैं। 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन, इसका मतलब ये है अगर जो आर्क लेंथ है वो बराबर हो जाए रेडियस के तो 1 रेडियन हो जाएगा। तो जो आर्क लेंथ है उसमें कितने रेवोल्यूशन इसमें होगा, ठीक है, इसमें इतना रेवोल्यूशन होगा। ये एंटर कन्वर्जन के लिए इस तरह फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, खुद बना सकते हैं, n into 0.159 बिल्कुल ठीक है। रेवोल्यूशन इज इक्वल टू n into 1 रेडियन। ये है एंटर कन्वर्जन के लिए। अगर 20 रेवोल्यूशन मुझे गिवन है, अगर 20 रेडियन से मैंने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने हैं तो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर डायरेक्टली आ जाएगा। 20 रेडियन से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है। इधर भी ऐसा हो सकता है, अगर मुझे इतने 2 पाई, अगर कोई कहे कि 2 पाई रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे तो 1 रेवोल्यूशन उसमें होगा। 20 रेडियन में या फिर इतना कोई वैल्यू बता देता है, या 20 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे तो इससे इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, उधर से इधर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या था, रेवोल्यूशन से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, इधर रेडियन से हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये था बड़ी यूनिट, इसकी डिग्री जो है ये बड़ा यूनिट है, और इसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन है ये भी बड़ा यूनिट है। लेकिन इसके बाद हम जिक्र करेंगे 2 यूनिट्स का, जो मिनट है और 1 सेकेंड है। 1 मिनट है और 1 सेकेंड है। तो रेवोल्यूशन पूरी चक्कर को कहते हैं। डिग्री जो है, जब हम 160 पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, एक सर्कल को 360 पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट के साथ जो एंगल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री उसको हम कहते हैं। चलो देखते हैं ठीक है। अब हम मिनट को, स्मॉल यूनिट्स जो है इसकी मिनट को डिस्कस करते हैं। ये मिनट क्या है, मिनट इधर ना, मिनट जो है या सेकंड है ये टाइम की यूनिट इधर नहीं है। इट इज नॉट द यूनिट ऑफ, नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ये टाइम की यूनिट नहीं है। ये किस चीज की यूनिट है, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। देखिए मिनट ये स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट है और ये भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट एक होता है जो कि रेडियन है प्लेन एंगल का। अच्छा, तो 1 डिग्री है इसमें 60 मिनट्स होते हैं। मतलब ये है, ये मिनट जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है। फिर से बता रहा हूं, ये टाइम का यूनिट नहीं है। और इसके बाद जो सेकंड हम पढ़ेंगे वो भी टाइम का यूनिट नहीं है, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। इसका मतलब ये है, जो हम रेडियन के साथ कर रहे थे 360 पार्ट में जब हम डिवाइड कर रहे थे, 360 पार्ट में जब हम डिवाइड कर देते हैं, और जब वो एक पार्ट के साथ जो एंगल आ रहा था वो 1 डिग्री कहलाते थे हम। अब अगर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7,
1 डिग्री को 60 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे, 1 डिग्री को 60 पार्ट, और एक पार्ट के साथ जो एंगल आता है उसे हम 1 मिनट कहते हैं, उसे हम 1 मिनट कहते हैं। समझ आए? नहीं, चलो फिर से कहते हैं। डिग्री हम किस कहते हैं? 360 पार्ट में जब हम डिवाइड कर देते थे, 360 पार्ट, लेट सपोज 360 पार्ट को में हम बड़ा कर लेते हैं, 360 पार्ट, लेट सपोज ये 360 पार्ट्स में हमने एक सर्कल को डिवाइड कर दिया, कट कर दिया 360 पार्ट को। अब हमने 1 डिग्री, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा था वो 1 डिग्री था। कितना था? 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री था, 1 डिग्री था। ठीक है, अब अगर 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 60 पार्ट्स में, तो एक पार्ट के साथ जो एंगल होता है, एक पार्ट के साथ जो एंगल होता है वो क्या होगा? 1 मिनट होगा। समझ आई? उम्मीद है अभी समझ आएगी, नहीं होगी। जब 1 डिग्री को वंस एक सर्कल को मैंने 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट के साथ एंगल क्या थी? 1 डिग्री। जब 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री, इसको 60 कैंसिल आउट, इधर 1 मिनट रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? 1 मिनट, और इधर क्या रह जाएगा? 1 डिवाइड बाई 60, 1 मिनट। जब 1 डिग्री को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और एक पार्ट के साथ जो एंगल आ जाता है वो क्या होगा? 1 मिनट होगा। वो क्या होगा? 1 मिनट होगा। अभी समझ आएगी? इंटर कन्वर्जन के लिए हम लिख सकते हैं, इस साइड पे खुद बना ले, n। अगर कोई कहे कि 20 मिनट में कितने मिनट, 20 मिनट में कितने डिग्रीज होंगे, 20 मिनट में कितने, 20 मिनट में 20 इधर, 20 के साथ ये कैंसल आउट, 20 के साथ ये कैंसल आउट, 0 के साथ 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 डिग्री, 1 डिवाइड बाई 3 डिग्री, 1 डिवाइड बाई 3 डिग्री से जो आता है वो कैलकुलेट कर ले। चलो, तो ये था रेवोल्यूशन। इसके बाद हम मिनट था, और इसके बाद हम सेकेंड। अब चलो डिग्री थोड़ा सा वो हम बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन चलो कर सकते हैं। अब मैंने पे हमने क्या पढ़ा, देखें, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, देखें, ये है पूरा सर्कल। 1 डिग्री में कितने थे? 360 पार्ट में हमने डिवाइड करना होता है, 360, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 360 पार्ट में हो गया, 360 पार्ट में हो गया, सपोज है नहीं, लेकिन हो गया। ठीक है, और एक पार्ट के साथ जो एंगल बनती थी, सपोज इसके साथ जो एंगल बनती थी ये क्या थी? थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री थी। क्या थी? 1 डिग्री। अब एक पार्ट को मैं 60 में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 60 में पर मैंने डिवाइड, सपोज ये 60 है, 60 पर मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसमें जो एक पार्ट के साथ जो एंगल बनती है, एक पार्ट के साथ जो एंगल बनती है वो एंगल क्या है? 1 मिनट। वो क्या है? 1 मिनट है। जब 1 मिनट को 60 पर डिवाइड किया जाए, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, 1 मिनट को जो एक मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और एक पार्ट के साथ जो एंगल बनेगी वो क्या होगी? 1 सेकेंड होगी। पहले वो क्या होगी? 1 सेकेंड। देखें, 360 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दी, तो क्या एंगल थी? 1 डिग्री। जब 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, और एक पार्ट में जो एंगल आती थी वो क्या थी? 1 मिनट। जब 1 मिनट के पार्ट को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 1 मिनट के पार्ट को मैं 60 मिनट्स में डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा? और एक पार्ट के साथ जो एंगल बनती है वो 1 सेकेंड होगा। वो क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। वो 1 सेकेंड होगा। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी सेकेंड के बारे में। देखिए, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड।
ये टाइम की यूनिट नहीं है, फिर से बता रहा हूं ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। मिनट भी, सेकंड भी, रिवॉल्यूशन भी, डिग्री की, लेकिन ये सारे जो हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? रेडियन। अच्छा, इसको 60 पर डिवाइड, इसको 60 पर डिवाइड, तो इधर 1 सेकंड आ जाएगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 मिनट। इंटर कन्वर्जन के लिए n इस साइड पर और n उस साइड पे ये है। इसके लिए इंटर कन्वर्जन के लिए क्या होगा? अगर कोई कह दे 20 सेकंड में मेरे पास कितने मिनट होंगे n इसके साथ, तो n इसके साथ कर दे, आ जाएगा। एमसीक्यूज आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम अब क्या पढ़ते हैं, देखें हम अब क्या पढ़ते हैं। फिर से बता रहा हूं, रेडियस, एरिया या फिर डायमीटर, इन चीजों का कोई वास्ता नहीं है, प्लेन एंगल पर डिपेंड नहीं करती। अगर रेडियस मेरे साथ डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो इसका कोई वास्ता नहीं है इसके साथ। सर हमने जिक्र किया, जिस तरह हमने जिक्र किया कि कोई एंगल के साथ है, एंगल के साथ, प्लेन एंगल के साथ है, लेकिन मैक्सिमम एंगल के साथ नहीं है। एंगल के साथ है लेकिन मैक्सिमम एंगल के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। ये कोई वास्ता नहीं, वो 6.28 रेडियन ही रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वही रहेगा। अगर मैं कह दूं एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो बार बार बुक्स में भी आता है, एफ आर्क लेंथ इज डबल, मेरा मतलब कि एस इज इक्वल टू 2r, s is equal to 2r and s is equal to 2r, then इस तरह पूछा जाता है, then theta will be, theta plane angle will be unknown। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 130, 130 बी ऑप्शन, 2 रेडियन सी ऑप्शन, 114 डी ऑप्शन, नॉन। तो क्या होगा? सी ऑप्शन। देखें आपने क्या करना है, एक आसान सी एमसीक्यू है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, थीटा डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय आर, तो थीटा एस किस चीज के बराबर है? 2r, 2r डिवाइड बाय आर, ठीक है, 2r डिवाइड बाय आर। ओ सॉरी, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्या नहीं किया, रिलेशन आपको नहीं बताया। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, हमने पढ़ा था, इज थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, एस डिवाइड बाय आर, तो इधर रेडियन था 1 रेडियन, इधर क्या था 1 रेडियन। 1 रेडियन किस चीज के बराबर था? 57 डिग्री में, ये डिग्री में पूछ रहे हैं हमसे, तो डिग्री 57 इधर पुट कर दे, एस डिवाइड बाय आर 57 डिग्री, ये अपने साथ याद रखें 57 डिग्री। तो इधर क्या होगा? 57 डिग्री, 57 डिग्री इधर होगा, 57 डिग्री इधर, तो 57 डिग्री इधर। डिग्री में पूछ रहा है, ये डिग्री में पूछ रहा है। तो देखें अगर रेडियन में पूछ रहा होता तो क्या होता? 2 रेडियन होता, 2 रेडियन। एमसीक्यूज में इधर रेडियन में पूछ रहा होता है। ज्यादातर एमसीक्यूज जाते हैं इस तरह, ये जो एमसीक्यूज हैं ये बार बार आ रही है, और ये रेडियन में नहीं, ये किस चीज में पूछ रहा होता है? डिग्री में पूछ रहा होता है। तो देखिए डिग्री, रेडियन की जगह आपने क्या पुट करना है? 57, 1 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो देखें थीटा, देखें थीटा इज इक्वल टू आर, आर के साथ कितना क्या रह जाएगा? 2, उधर क्या है? 57 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दे 114 डिग्री, 114। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर रेडियन में मांगा होता तो आपने ये नहीं लगना, सॉरी मैंने लिखा दी, अगर रेडियन में होता तो आपने ये नहीं लगाना, इधर रेडियन लगाया होता, तो आर के साथ कितना? तो 2 रेडियन, तो फिर ये ठीक था। लेकिन ये इसके साथ लिख देता हूँ, डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में, ठीक है, डिग्री में ये पूछ रहा है, डिग्री में पूछ रहा है इधर। अच्छा, ये था प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल के लिए ये याद रखे कि प्लेन एंगल हमेशा सर्कल में, मतलब कि 2D में होता है, 2D में, 2 डायमेंशनल, जिसमें वॉल्यूम बाउंड नहीं होता, जिसमें वॉल्यूम बाउंड नहीं होता। इसको हम क्या होता है, ये सर्कल है। अच्छा, ये था सर्कल।
प्लेन एंगल, ये था प्लेन एंगल। इसके दूसरा टाइप्स क्या था, भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, तो सॉलिड एंगल इसका दूसरा टाइप्स है। अब सॉलिड एंगल को हम बयान कर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, सॉलिड एंगल को हमने स्टडी नहीं किया, इससे पहले हमने एक चीज को चुनी है जो कि बहुत ही अहम है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसकी रेशो क्या होगा, S1 डिवाइड बाई S2, R1 डिवाइड बाई R2, इसके लिए रेशो ये है S1 डिवाइड बाई S2, R1 डिवाइड बाई 2। अगर दो के बारे में पूछ रहा है S1 डिवाइड बाई S2, R1 डिवाइड बाई 2, आपने इस तरह डायरेक्ट रिलेशन है, थीटा इसमें कांस्टेंट होगा, थीटा इसमें कांस्टेंट होगा। अगर S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, R इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने ज्योमेट्रिकली समझा पहले, तो S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2। ये क्या है, इसके रेशोस की फार्मूला है, ये रेशोस की फार्मूला है, रेशोस के लिए ये फार्मूला है। अच्छा, तो अब हम सॉलिड एंगल की तरफ जाते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल देखिए, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को अब हम जिक्र बयान करेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, the angle subtended, the angle subtended, the angle subtended, the angle subtended, subtended, the angle subtended by surface area, surface area at the center, at the center of a circle, sorry of a sphere, circle इसमें नहीं होता, sphere होता है। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है, प्लेन एंगल 2D में होता है, प्लेन एंगल 2D में होता है, और सॉलिड एंगल 3D में, 3D में होता है। प्लेन एंगल 2D में होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। वॉल्यूम इसमें बाउंड होता है, वॉल्यूम इसमें बाउंड होता है, वॉल्यूम बाउंड होता है इसमें, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बाउंड होता है। तो देखें, द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, सेंटर ऑफ ए स्फीयर। देखिए क्या मतलब है इसका, इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हम इसको डिनोट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हम इस तरह करते हैं। अच्छा देखिए, अगर कोई सर्कल स्फीयर है मेरे पास, क्या है स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर, कोई स्फीयर है, तो फुटबॉल है लेट सपोज, जो कि ब्लैक, थोड़ा सा उसमें ब्लैक व्हाइट आपने देखा होगा फुटबॉल, फुटबॉल में हमने ब्लैक पोर्शन को ले लिया, ब्लैक पोर्शन को ले लिया, ये लेट सपोज सेंटर है इसकी, मैंने सर्कल थोड़ा सा अच्छा सा बना दिया है। तो इस पोर्शन में जो एरिया होती है, इस पोर्शन में जो एरिया होती है, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो आर है रेडियस, ये एरिया डिवाइडेड बाय जो आर है, ये सरफेस एरिया है, जो आर स्क्वायर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये स्फीयर की जो वो एरिया होती है, उस स्फीयर की जो एरिया सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो इधर एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। समझ आइए अभी। देखें, जो फुटबॉल का पोर्शन होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया के साथ एंगल सबटेंड हो जाए, बन जाए, एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, देन सेंटर ऑफ ए स्फीयर, देन दिस एंगल वुड बी, this angle would be solid angle, this angle would be solid angle। समझ आए, ये है solid angle। अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा अगेन बना देते हैं अच्छा सा, देखिए क्या होगा, ये है मेरे पास एक फुटबॉल, क्या है स्फीयर है फुटबॉल, जिसमें वॉल्यूम स्टोर होता है, तो इसमें एक पोर्शन मैंने ले ली, ये है इसका सेंटर, इसका सेंटर, देखें,
तो इस एंगल को मैं क्या कहूंगा, सॉलिड एंगल। क्या कहूंगा, सॉलिड एंगल। ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, ये एरिया है, ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। देखिए, देन सॉलिड एंगल वुड बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये इसका क्या है, फार्मूला है। फार्मूला इसका ये क्या है, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन जिस तरह प्लेन एंगल की यूनिट थी, प्लेन एंगल की यूनिट थी क्या, रेडियन, उसी तरह इसकी समझ आई। तो इसकी भी एक यूनिट होगी, जो क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ व्हाट, सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन इज द standard unit. It is the standard unit of what? It is the standard unit of solid angle. ये solid angle की क्या है, of solid angle, इसकी क्या है, solid angle की, ये solid angle की क्या है, ये यूनिट है, स्टेरेडियन। अच्छा, तो it is the standard unit. It is the standard unit of solid angle. ये solid angle की स्टेरेडियन क्या है, solid angle की स्टैंडर्ड यूनिट है। इसकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने पढ़ा, हम फार्मूले में हम क्या फार्मूला आप इधर लिखेंगे कि फार्मूला क्या है इसका। अब हम फार्मूला इधर लिखेंगे कि फार्मूला इसका क्या था। फार्मूला क्या था, A इज इक्वल टू, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या था, A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए, A डिवाइड बाय आर स्क्वायर क्या है, A क्या है, इसमें सरफेस एरिया है, A सरफेस एरिया है, R क्या है, रेडियस। तो 1 स्टेरेडियन कब होगा, आप देख ले, 1 स्टेरेडियन तब होगा जब एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया जो बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के एरिया जब बराबर हो जाएगा तो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन इधर हम लिखते हैं, 1 स्टेरेडियन क्या है, 1 स्टेरेडियन की हम क्या कहते हैं, F एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, जब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जब एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, नो 5 25। अगर ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए क्या होगा, S इज इक्वल टू, ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए की जगह 25 को पुट करूंगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके साथ साथ आर की जगह 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास में कैंसल आउट, 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन। तो इसकी यूनिट क्या है, 1 स्टेरेडियन है। देखिए, 1 स्टेरेडियन इसकी यूनिट है। तो इसका मतलब ये है, इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है, स्टेरेडियन। ये इसकी प्रॉपर फॉर्म है। ये स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ व्हाट, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अच्छा, तो जिस तरह उसमें एक क्या थी, एंगल थी, मैक्सिमम एंगल कितना बनती थी उसमें, 2 पाई, या फिर हम कहते थे 2 पाई रेडियन, या फिर कहते थे 6.28 उसमें बनती थी। देखें 6.28, तो इसमें कितनी बनेगी, देखें, जब हम कह दें कि ये बराबर है किस चीज के, A डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब A मेरे पास A बराबर हो जाए 4 आर स्क्वायर, हमें पता है कि एरिया किस चीज के बराबर है, 4 आर स्क्वायर के, इधर स्टेरेडियन है, ठीक है। तो ये हेंस के तौर पर ये इधर से लेके इधर पुट कर दे,
तो क्या आ जाएगा, एक ही जगह हम पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर स्टेरेडियन, स्टेरेडियन अपनी जगह। तो आर स्क्वायर के साथ कैंसल, आर स्क्वायर आर के साथ कैंसल, साइड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ये मैक्सिमम एंगल है, क्या है मैक्सिमम एंगल। एक स्फीयर कितना बना सकते हैं, 4 पाई स्टेरेडियन बना सकते हैं, 4 पाई स्टेरेडियन बना सकता है। इतना एंगल एक स्फीयर बना सकता है, एक एंगल एक और स्फीयर कितना एंगल बना सकता है, 4 पाई स्टेरेडियन बना सकता है, इतना एंगल बना सकता है। ये एक उधर जो था वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता था, डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करता था, ना फिर एरिया पर। लेकिन ये जो है ये भी उसी तरह आर पे रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, डायमीटर पे भी डिपेंड नहीं करता, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पर भी ये डिपेंड नहीं करता, ये भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मेरा मतलब ये है, अगर दो, एक फुटबॉल है और एक बड़ा सा बलून है मेरे साथ, एक फुटबॉल है और एक बड़ा सा बलून है मेरे साथ, तो उन दोनों में मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, दोनों में ही सेम होगा। दोनों का रेडियस अगर ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है एक दूसरे से, बलून और फुटबॉल का रेडियस एक दूसरे से ज्यादा है, डायमीटर भी उसके ज्यादा होंगे और एरिया भी बलून का ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी बलून में ज्यादा स्टोर हो सकता है, ज्यादा वॉल्यूम उसका होगा, तो फिर भी इसमें दोनों में एंगल क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस डायमीटर, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस डायमीटर एरिया वॉल्यूम, ये किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो इन दोनों में अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों में बलून और फुटबॉल के दरमियान सॉलिड एंगल का रेशो क्या होगा, सॉलिड एंगल का रेशो हमेशा ये 4 पाई होगा, वो पाई 4 पाई स्टेरेडियन होगा, 4 पाई स्टेरेडियन 4 पाई स्टेरेडियन, दोनों का रेशो क्या होगा 1:1, क्या होगा 1:1। दो सर्कल का रेशो आपस में क्या होगा 1:1, दो सर्कल का रेशो क्या होगा 1:1। अगर कोई कहे कि दो रेडियस है, एक फुटबॉल है एक बलून है, तो फुटबॉल का रेडियस कम है, उसका 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस। अगर कोई एक बलून है तो बलून का क्या होगा 20 सेंटीमीटर कह दो, 20 सेंटीमीटर रेडियस, 1/20 इसका रेडियस। लेकिन अगर कहें तो उसका सॉलिड एंगल कितना होगा बलून और फुटबॉल के दरमियान, तो वही 1:1 उसका रेशो होगा, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होता डायमीटर के साथ। एंगल इज इंडिपेंडेंट, सॉलिड एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस डायमीटर एरिया वॉल्यूम, ये किसी चीज पर डिपेंड इन्हिसार नहीं करती, ये इन चीजों पर इन्हिसार नहीं करती। तो सॉलिड एंगल में 1:1 आएगा, प्लेन एंगल में भी हमेशा 1:1 आएगा। कोई बड़ा सा सर्कल है और छोटा सर्कल है, लेकिन एंगल तो सेम है ना। अगर कोई आपको कहे कि एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल, एक सर्कल का 2 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो इन दोनों के एंगल में, प्लेन एंगल में कितना रेशो होगा, तो आपने डायरेक्टली कहना है 1:1, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ना एरिया पे डिपेंड करती है, ना फिर डायमीटर पे डिपेंड करती है। इसी तरह ये भी इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती, हमेशा 1:1 ही आएगा। ये एमसीक्यू के तौर पर एंगल के दरमियान जब एंगल की बात, रेशो की बात की जाए तो 1:1 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। अगर रेडियस डायमीटर किसी चीज की रेशो आपको दे दी जाए, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए कि रेडियस की 1 मतलब कि इस तरह है, रेडियस की 1:4 है, या फिर इसकी डायमीटर की वो 4:3 है, इस तरह कोई भी चीज दे दे रेशो, तो फिर आपसे कहें कि सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल में कितना होगा, तो आपने डायरेक्टली लिखना है 1:1, 1:1। ये 1:1 से चेंज नहीं होता। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हम थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान नेचर वाइज कोई रिलेशन नहीं है, नेचर वाइज इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के दरमियान नेचर वाइज कोई रिलेशन नहीं है, नेचर वाइज इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। नेचर वाइज वी कैन नॉट कंपेयर सॉलिड एंगल, नेचर वाइज वी कैन नॉट कंपेयर सॉलिड एंगल विद प्लेन एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को नेचर वाइज हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूमेरिकली हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकली हम किस तरह कर सकते हैं, हमने कहा है कि ये सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई, मैक्सिमम कितना है 4 पाई, लेकिन सॉलिड एंगल हमको पता है प्लेन एंगल कितना था 2 पाई। तो देखें
न्यूमेरिकली हम कर सकते हैं, नेचर वाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी यूनिट रेडियन है और इसकी स्टीरेडियन है और इसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। नेचर वाइज हम ये कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ओनली न्यूमेरिकल को 2 पाई और 4 पाई को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह मैं कह दूं मास है 20 केजी, टाइम है 20 सेकेंड, तो ये आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमने फिजिकल क्वांटिटी में कहा था कि हम एक दूसरे के एक दूसरे यूनिट को देखेंगे, हम एक दूसरे यूनिट को हम देखेंगे, तो 20 सेकंड एक हम, लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, ये हम 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है, लेकिन नेचर वाइज हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। उस तरह नेचर वाइज ये कंपेयर नहीं, न्यूमेरिकली हम कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं और इसकी जगह 2 पाई, तो फिर आ जाता है ना 2 2 4 5 फिर से आ जाता है। तो 2 पाई किस चीज के बराबर है, थीटा प्लेन एंगल के बराबर है। इसका मतलब यह है, इट मींस दैट numerically solid angle is 2 times of plane angle, solid angle is 2 times of plane angle। ये हम इसमें बता सकते हैं कि solid angle is 2 times of plane angle। हमने ये देखा कि हम मास और टाइम को कभी कंपेयर नहीं कर सकते आपस में, लेकिन इसकी न्यूमेरिकली हम कंपेयर कर सकते हैं। नेचर वाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये नेचर वाइज it cannot be comparable to each other, but numerically we can say that f जब हम क्या करते हैं, 2 पाई को ऐसे बाहर निकाल देते हैं, तो फिर 2 पाई की जगह थीटा, तो ये सॉलिड एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल। ये सिर्फ न्यूमेरिकली है, न्यूमेरिकली नेचर वाइज ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल नेचर वाइज ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल नेचर वाइज, लेकिन ये न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस उसमें स्टडी करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, प्रीफिक्सेस क्या है, और यूनिट्स के जो कन्वेंशन रूल्स है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।